हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी के ऊपर होगा। और इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी को हम क्रिस्टल एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं और साथ में हम स्टिफनेस कांस्टेंट एंड क्यूबिक स्टिफनेस कांस्टेंट फॉर क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये जो स्टिफनेस कांस्टेंट है इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने स्टिफनेस कांस्टेंट क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, इसके ऊपर बात की थी। और दूसरा ये टॉपिक समझने के लिए हमें जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के जो कंपोनेंट है उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी जाके आपको ये टॉपिक समझ आएगा। और इन दोनों वीडियो का जो लिंक है मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो जाइए आप पहले और वो वीडियो देख के आइए, तभी आपको ये लेक्चर समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की। तो एनर्जी डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं? जब हम एनर्जी को पर यूनिट कर देते हैं तो अपने पास क्या आ जाती है? एनर्जी डेंसिटी आ जाती है। अब इस टॉपिक को निकालने के लिए हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा। किसका? एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्ट्रेच स्प्रिंग, मतलब एक स्ट्रेच स्प्रिंग की एनर्जी का एक्सप्रेशन अपने को यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि अपने पास एक स्प्रिंग है, हमने कंसीडर कर लिया ये अपने पास एक स्प्रिंग है कुछ इस टाइप का। और इस स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है अपने पास 1/2 kx²। अब यहाँ पे k क्या होता है? k होता है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। और x क्या होता है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है। ये तो बात थी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग की। अब अगर मैं यही एनर्जी क्रिस्टल के केस में देखने लग जाऊं तो इस एनर्जी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देंगे। और मॉडिफाई करके कैसे लिखेंगे? हमने यहाँ पे के क्या लिया है? स्प्रिंग कांस्टेंट लिया है। और जब मैं क्रिस्टल के केस में बात करूंगा तो यहाँ पे के की जगह अपने पास क्या आ जाएगा? स्टिफनेस कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे स्टिफनेस कांस्टेंट, के को रिप्लेस करेंगे हम स्टिफनेस कांस्टेंट से, स्टिफनेस कांस्टेंट। और जो x है, x फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्लेस करेंगे हम? इस x² को हम रिप्लेस कर देंगे, x² को हम रिप्लेस करेंगे फ्रैक्शनल डिस्प्लेसमेंट से, फ्रैक्शनल डिस्प्लेसमेंट से। मतलब हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं? ये जो हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखी है वो एक स्प्रिंग के केस में लिखी है। अब यही पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं किसी क्रिस्टल के केस में लिखना चाहूँ तो उस केस में मैं कैसे लिख सकता हूँ? उस केस के लिए हमने यहाँ पे ये जो के स्प्रिंग कांस्टेंट था उसको स्टिफनेस कांस्टेंट से रिप्लेस कर लिया। और जो अपने पास ये जो डिस्प्लेसमेंट था इसको हमने फ्रैक्शनल डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर दिया। फ्रैक्शनल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? स्ट्रेन, ठीक है। तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 और के की जगह क्या लिखेंगे हम? स्टिफनेस कांस्टेंट लिखेंगे। तो ये अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी, ये हमने लिखा स्टिफनेस कांस्टेंट और साथ में ये आ जाएगा अपने पास ई का स्क्वायर, ठीक है। अब ई का जो स्क्वायर है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ई के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ E.E लिख सकता हूँ। सिमिलर यहाँ पे अपने पास क्या था? x² था, इस x² को मैं क्या लिख सकता हूँ? x.x लिख सकता हूँ। वैसे ही हमने यहाँ पे E² को E.E लिख दिया। अब यहाँ पे ये C क्या है? स्टिफनेस कांस्टेंट है, पर अकेले C से मैं सारे के सारे स्टिफनेस कांस्टेंट एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1/2, क्योंकि स्टिफनेस कांस्टेंट हमने लास्ट लेक्चर में कितने निकाले थे? 36 स्टिफनेस कांस्टेंट निकाले थे। और जो कहाँ से आए थे? ये आए थे 6 तो हमारे पास स्ट्रेस के कंपोनेंट आए थे और 6 हमारे पास स्ट्रेन के कंपोनेंट आए थे। और हुक्स लॉ में क्या था? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्ट्रेन के। तो टोटल कंपोनेंट जो मैट्रिक्स बना था वो 6x6 का एक मैट्रिक्स बना था, स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसके एलिमेंट कितने थे? 36 एलिमेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? C लैम्डा म्यू। और इस E को कैसे लिखेंगे? E लिखेंगे। एक बार E के साथ म्यू लिखेंगे और एक बार E के साथ क्या लिखेंगे? एक बार लैम्डा लिखा और एक बार म्यू लिखा, ठीक है। अब हमारे पास जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है इनके कितने कितने 6 कंपोनेंट है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 समेसन, और जो लैम्डा की वैल्यू हो 1 से लेके कहाँ तक है? 6 तक है। और C लैम्डा म्यू और E लैम्डा और साथ में E म्यू। अब यहाँ पे एक समेशन और लगाना पड़ेगा, किसके लिए? म्यू के लिए, क्योंकि एक तो यहाँ पे स्ट्रेस के कंपोनेंट है और एक यहाँ पे स्ट्रेन के कंपोनेंट है। हमने मान लिया जो लैम्डा है वो स्ट्रेस के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो म्यू है वो स्ट्रेन के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इसका अपोजिट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू इक्वल टू 1/6, ठीक है। तो ये इक्वेशन आएगी अपने पास, ये अपने पास मास्टर इक्वेशन है। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन की हेल्प से हम यहाँ पे जो इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी है और जो स्टिफनेस कांस्टेंट है किसी भी क्रिस्टल के लिए, वो सब हम इसी इक्वेशन की हेल्प से निकालने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। तो आई होप आपको ये वाली जो
इक्वेशन है वो समझ में आ गई होगी। हमने सबसे पहले क्या किया, अपने पास हमने एक स्प्रिंग लिया और स्प्रिंग भी कैसा, एक स्ट्रेच स्प्रिंग, और उस स्ट्रेच स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी वो हमने लिखी 1/2 kx²। पर ये तो थी स्प्रिंग के केस में, अब अपने को लेना है किसमें, एक क्रिस्टल के केस में। तो हमने क्या किया, यही पोटेंशियल एनर्जी को हमने एक क्रिस्टल के केस में लिखा, तो जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट था उसको हमने स्टिफनेस कॉन्स्टेंट से रिप्लेस कर दिया, और जो डिस्प्लेसमेंट था इसको हमने फ्रैक्शनल डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर दिया। फ्रैक्शनल डिस्प्लेसमेंट इन द सेंस स्ट्रेंथ से हमने इसको रिप्लेस कर दिया, और इस टाइप से हमने ये इक्वेशन यहाँ पे लिख दी। अब एग्जाम में अपने को ये टॉपिक किस टाइप से लिखना है उसके पर भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग। अब एनर्जी ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग हमने बता दिया, ये इक्वेशन अपने पास कहाँ से आई, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमने जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी थी किसकी, स्प्रिंग की, वो क्या लिखी थी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हमने लिखी थी 1/2 kx²। अब यहाँ पे जो एनर्जी थी वो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के, यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपने को दिख रही है। सिमिलर यहाँ पे भी जो एनर्जी डेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इस ई के स्क्वायर के, फ्रैक्शनल डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी यहाँ पे होगी। या फिर हम इसी चीज को कैसे बोल सकते हैं, जो इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी है या फिर क्रिस्टल एनर्जी डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्वाड्रेटिक टर्म ऑफ स्ट्रेन के। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये मास्टर इक्वेशन लिखी। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है, द इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी यू इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ द स्ट्रेन इन द अप्रोक्सीमेशन ऑफ हुक्स लॉ। अब यहाँ पे हमने ये बताया है जो इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी है वो क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है किसका, स्ट्रेन का। और ये हमने यहाँ पे देख लिया जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्ट्रेन के स्क्वायर के, या फिर जो फ्रैक्शनल डिस्प्लेसमेंट है उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्वाड्रेटिक टर्म ऑफ स्ट्रेन। ये हमने यहाँ पे लिख के भी बता दिया, जो इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी है या फिर क्रिस्टल एनर्जी डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रैक्शनल डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के, वो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, अपने पास ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ पे लिखी है, ये अपने पास जो मास्टर इक्वेशन आई है, इस मास्टर इक्वेशन की हेल्प से अपने पास जो स्ट्रेन के जो स्टिफनेस कांस्टेंट के जो 36 वैल्यू है, 36 कंपोनेंट हमने निकाले थे, उन कंपोनेंट को हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हमने मान लिया जो लैम्बडा है और जो म्यू है, लैम्बडा बराबर हमने किसके ले लिया, म्यू के ले लिया। तो इस केस में ये इक्वेशन हम किस टाइप से लिखेंगे, इस केस में हम ये इक्वेशन लिखेंगे 1/2 हमने यहाँ पे एज इट इज लिखा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, समेशन, एक ही समेशन से काम चला लेते हैं, लैम्बडा म्यू इक्वल टू 1 to कहाँ तक, 6 तक है। और यहाँ पे क्या जाएगा अपने पास, लैम्बडा की वैल्यू भी कितना है, 1 है, और म्यू की वैल्यू भी कितना है, 1 है। तो अब ये वैल्यू हम कितने बार लिखेंगे, 6 टाइम लिखेंगे, क्योंकि अपने पास जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के कंपोनेंट कितने कितने हैं, 6 कंपोनेंट है। तो हम यहाँ पे 6 तक लिखेंगे। तो ये आ जाएगा C11 और साथ में E1, और म्यू की जगह भी क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, ई का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम ये ई स्टेप से लिख देंगे। दूसरा आ जाएगा C22 और इनटू में क्या आ जाएगा, E2 का स्क्वायर प्लस C33 और C3 का जो E है इसका क्यूब स्क्वायर आ जाएगा, प्लस C44 E4 का स्क्वायर और प्लस C55 प्लस E5 का स्क्वायर प्लस C66 प्लस इंटू में ये प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, इंटू में आएगा E6 का स्क्वायर। इस टाइप से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने यहाँ पे लैम्बडा और म्यू की वैल्यू क्या मानी, इक्वल मान ली, और फिर हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो E1 है, E1 यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बता रहा है अपने को, E1 है यहाँ पे स्ट्रेन का कंपोनेंट और जो रिप्रेजेंट कर रहा है EX को। अब ये जो E2 है ये कंपोनेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, E2 अपने को रिप्रेजेंट करके बता रहा है EY को, और E3 यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बताएगा किसको, EZ को, क्योंकि यहाँ पे म्यू की वैल्यू भी कितना है, 3 है, और जो लैम्बडा है उसकी वैल्यू भी 3 होगी। तो ये क्या आएगा, EZ आएगा। और E4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E4 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास EYZ। अब ये कंपोनेंट हम कहाँ से लिख रहे हैं, इसलिए हमने आपको बोला था जाइए पहले आप जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के जो कंपोनेंट हैं और जो स्टिफनेस कांस्टेंट का जो लेक्चर है वो जाके देख के आइए, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। E5 की वैल्यू हम किसके बराबर लिख सकते हैं, ये जो हमने यहाँ पे E5 लिया है, E5 किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा EZX के, और E6 किसके इक्वल लिख देंगे हम, EXY के। तो ये सब अपने पास किसके कंपोनेंट हो जाएंगे, ये सब अपने पास हो जाएंगे स्ट्रेन के कंपोनेंट। ठीक है, या तो हम यहाँ पे 1 लिखें, या फिर मैं इस 1 की जगह क्या लिखूंगा, EXX लिखूंगा। E2 की जगह मेरे को EYY लिखना पड़ेगा। E3 की जगह हमने क्या लिखना पड़ेगा, EZZ लिखना पड़ेगा। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे इसको E1 E2 E3 इस टाइप से लिख दिया है।
अब अगर मैं इसी की इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना चाहूँ तो हमने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर ली थी, म्यू के। तो जो लैम्डा इक्वल टू म्यू है वो वाली टर्म हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 से, और बाकी की जो बची हुई टर्म है, मतलब पहले तो अपने पास कंप्लीट की कंप्लीट यही इक्वेशन आएगी और उसके बाद क्या आएगा, बची हुई टर्म हम प्लस में करके लिख देंगे। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने ये जो इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन अपने को क्या बता रही है, जो लैम्डा इक्वल टू म्यू वाली टर्म है वो हमने यहाँ पे बाहर निकाल के लिख दी, और जो बाकी की बची हुई टर्म है लैम्डा और म्यू की, उन टर्म को हमने यहाँ पे समेशन के अंदर लिख दिया, और जो इक्वल वाली टर्म है वो यहाँ पे लिख दी। अब जो इक्वल नहीं है वो टर्म हमने यहाँ पे ये जो नीचे है प्लस में करके वो नीचे यहाँ पे लिख दी है। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये होगा कि अपने पास क्या है, क्यूब है, क्यूब कुछ इस टाइप से है, ठीक है। और इस क्यूब में मान लिया मैं वाई डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, मैंने वाई डायरेक्शन में इस क्यूब में फोर्स लगाया, तो ये क्यूब क्या है, क्यूब क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो जितना फोर्स मैं वाई डायरेक्शन में लगाऊंगा उतना ही कंट्रीब्यूशन इसका एक्स में भी आएगा, उतना ही कंट्रीब्यूशन इसका जेड में भी आएगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं जैसे कि हमने स्ट्रेस के कंपोनेंट के अंदर पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, एक्स वाई पढ़ा था, और ये किसके बराबर था, वाई एक्स के बराबर था। मतलब अगर मैं एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं तो वाई डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आता है। सिमिलर जब मैं वाई डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं तो एक्स डायरेक्शन में अपने पास कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आता है। तो सिमिलर ये दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये हम इनको क्या कर देंगे, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, मतलब इनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। इस टाइप से अपने पास बहुत सारी जो टर्म है वो हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे। कौन कौन सी टर्म नेग्लेक्ट होंगे उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सॉरी टू इंटरप्शन, बीच में कॉल आ गई थी उसके कारण। तो हम कहाँ थे, तो हमने ये देखा था हमारे पास जो कोफिशिएंट है, कुछ कोफिशिएंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब कौन से कोफिशिएंट की वैल्यू जीरो होगी और कौन से कोफिशिएंट है जो नॉन जीरो रहेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हमने पीछे एक मैट्रिक्स बनाई थी जिसमें 6x6 का एक मैट्रिक्स था और जिसके टोटल 36 कंपोनेंट थे। तो अब इनमें कौन से कंपोनेंट जीरो होंगे, कौन से कंपोनेंट नॉन जीरो रहेंगे, तो जिसमें अपने पास z वाई वाई और x आ रहा है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कंपोनेंट एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। और जो बाकी के जो कंपोनेंट हैं जिसमें अपने पास क्या आ रहा है, एक्स वाई आ रहा है, वाई जेड आ रहा है या फिर जेड एक्स आ रहा है, ये कंपोनेंट अपने पास जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो अब कौन से कंपोनेंट जीरो होंगे हम ये बात नहीं करेंगे, जो कौन से कंपोनेंट जीरो नहीं होंगे इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक 6x6 का मैट्रिक्स। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा C इक्वल टू, क्योंकि जो बचे हुए कंपोनेंट है वो सारे जीरो रह जाएंगे, हम नॉन जीरो लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास C11 C12 C13 और ये बाकी के सारे का जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे जीरो हो जाएंगे, C21 C22 और ये आ जाएगा C23, ठीक है। आगे के जो कंपोनेंट है वो फिर से यहाँ पे जीरो होने वाले हैं। और जो थर्ड है C31 C32 और ये आ जाएगा C33, ये कंपोनेंट भी 0 0 0। और जो डायगोनल एलिमेंट है उसका खास तौर पे ध्यान रखना कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो 0 नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो C44 है ये 0 नहीं होगा, और जो ये C55 है ये भी 0 नहीं होगा, और जो C66 है ये भी 0 नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर तो हमने पहले ही बात कर लिया। जब हम म्यू की वैल्यू लैम्डा के इक्वल रख रहे थे तो ये कोफिशिएंट अपने पास पहले से ही बच रहे थे। बाकी के जितने भी बचे हुए कोफिशिएंट है, ये यहाँ पे जितने भी कोफिशिएंट है वो सब कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे ये बता सकते हैं। और अब इसको आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हम क्या बता सकते हैं कि जो हमारे पास क्यूब होता है, क्यूब के अंदर क्या होती है, सिमेट्री होती है। ये हमने ऑलरेडी उसमें भी बात किया था, जब हमने स्ट्रेस के कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने देखा था किस टाइप से सिमेट्री यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे जो कुछ कोफिशिएंट है वो एक दूसरे के इक्वल आएंगे, जैसे जो C22 है और C33 है और जो C11 है, ये कंपोनेंट इक्वल होंगे। दूसरा जो C66 है, C55 और एक और ये C44, ये कंपोनेंट क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि क्यूबिकल सिमेट्री है। ये आपको यहाँ पे याद ही रख के चलना पड़ेगा कि क्यूबिकल सिमेट्री के कारण ये जो कंपोनेंट है वो इक्वल हो जाएंगे। और उसके बाद कुछ कंपोनेंट और हैं जो एक दूसरे के इक्वल होंगे, जैसे अपने पास यहाँ पे क्या है, ये जो C12 है ये किसके बराबर हो जाएगा, C21 के बराबर हो जाएगा। C13 है ये किसके बराबर हो जाएगा, C31 के बराबर हो जाएगा। C23 है ये इसके बराबर हो जाएगा। इस टाइप से ये सब कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और फिर हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं जो हमारे पास C12 है ये बराबर होगा C31 के, और C13 बराबर हो जाएगा C23 के, और ये बराबर हो जाएगा C32 के। इस टाइप से ये सब कंपोनेंट क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अब हमारे पास जो मॉडिफाइड इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी, जो स्टिफनेस कांस्टेंट है उनकी। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टिफनेस कांस्टेंट, एक बार फिर से लिखते हैं C11, और जो C12 है वो भी किसके बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा
C12 और जो C12 है वो किसके बराबर है, C12 बराबर है C13 के। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, C12 लिखेंगे और बाकी के जो है वो सब के सब हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब C12 है वो किसके बराबर है, C12 कहाँ पे गया, ये रहा C12 किसके बराबर है, ये C12 बराबर होगा C21 के भी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, C12 और ये आ जाएगा अपने पास C11 और ये आ जाएगा C12, सारे के सारे बाकी 0 हो जाएंगे। अब ये वाला भी किसके बराबर है, C12 के बराबर है, ये भी C12 के बराबर आ जाएगा और ये C11 के बराबर है और ये सब क्या आ जाएंगे 0 0 और 0। उसके बाद ये हमने क्या किया, जो C22 है C33 है इसको C11 के बराबर लिख दिया, जो डायगोनल है वो वाले। अब C66 C55 और C44 ये किसके बराबर है, 44 के बराबर है। या तो मैं यहाँ पे सबकी जगह 44 लिखूँ या फिर मैं 55 लिखूँ या फिर मैं 66 लिखूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये 0 ये 0 ये भी 0। इससे अगला क्या है, ये अपने पास आ जाएगा C55 ये 0 ये 0 ये 0 0 0 0 ये 0 और ये आ जाएगा C55 और 0। और सेम जो लास्ट वाला है वो भी क्या आ जाएगा C55। इस टाइप से हमें ये जो स्टिफनेस कांस्टेंट है उनको लिख सकते हैं। अब अगर हम फिर से यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी लिखें तो एनर्जी डेंसिटी के लिए हम कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे, इस इक्वेशन का यूज करेंगे। U इक्वल टू यहाँ तक तो ये वाली टर्म तो अपने पास सेम रहेगी और ये वाली जो हमने अब सिंप्लीफाई करके बताई है वो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे वो भी हम देख लेते हैं अगले सेक्शन के अंदर। तो इस टाइप से हम ये जो फाइनल इक्वेशन है एनर्जी डेंसिटी की, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी की, वो ऐसे लिख देंगे। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या था, ये अपने पास ये जो इक्वेशन थी C11 C22 C33। अब हमने देखा था जो C11 है C22 है और C33 ये एक दूसरे के इक्वल है, तो इन सब की जगह हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे C11 लिख दिया। उसके बाद हमने बात की जो C44 है C55 है और C66 है, ये हमने क्या लिख दिया, एक दूसरे के इक्वल लिख दिया। तो इनकी जगह हमने वहाँ पे क्या लिख दिया, C55 लिख दिया। और ये जो बाकी की जो बची हुई टर्म है वो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दी। तो ये थी अपने पास यहाँ पे इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी, या फिर हम ये बोल सकते हैं किसी भी क्रिस्टल के लिए जो एनर्जी डेंसिटी और जो स्टिफनेस कांस्टेंट है किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल के लिए, वो हम किस टाइप से लिख सकते हैं। इसमें जो कुछ टर्म है वो आपको डायरेक्ट याद करके भी चलनी पड़ेगी। थैंक यू।